अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि ऑपरेशनल का मतलब ही यहाँ से लिया गया कि कुछ ऐसे ऑपरेशंस ये परफॉर्म कर सके जो कि मतलब आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस की आउटपुट भी जनरेट कर सकें। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। और जो कंप्यूटर्स की गैर मौजूदगी में ये फंक्शंस परफॉर्म करते थे, उन फंक्शंस में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स, यूनिटी फॉलोअर, समिंग एम्पलीफायर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे वो ऑपरेशंस हैं जो ये परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से इन्हें ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहा जाता है और यही इनकी कॉमन ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की एप्लीकेशंस हैं और टाइप्स हैं। ठीक है, तो आज हम वन बाय वन इन सारी एप्लीकेशंस को देखेंगे कि किस तरीके से इनकी सर्किटरी डेवलप होती है, किस तरह से गेन कैलकुलेट होता है और किस तरीके से आप इनको अप्लाई करते हैं। साथ हम कुछ इनकी एक एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें मज़ीद आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आप इनको डेवलप करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से होता है कि आपका जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है ये या पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव इनपुट या इन्वर्टिंग इनपुट जो है दैट इज़ कनेक्टेड विद VI और V1 इनपुट वोल्टेज, और इसके साथ आप इसी वोल्टेज सोर्स के साथ आप एक R1 रेजिस्टेंस अटैच करते हो और जो इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स हैं इनके दरमियान आप एक फीडबैक रेजिस्टेंस RF अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ एट नेगेटिव टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल, दैट इज़ वाई इट्स इज़ कॉल्ड इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो द इनपुट सिग्नल इज़ अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग इनपुट, द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज़ ग्राउंडेड, the feedback resistance RF is connected from the feedback resistor RF is connected from the output to the negative inverting input providing negative feedback. ठीक है, तो जो आपका RF है that is connected from negative feedback to inverting input और इसी वजह से इसको इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। इसका सर्किट आ गया। इसके बाद फिर अगर हम इन्वर्टिंग इनपुट का गेन हमने कैलकुलेट करना हो दैट विल बी इक्वल टू इट कैन बी सेट यूजिंग एक्सटर्नल रजिस्टर्स RF एंड R1। ठीक है, वो किस तरह से AV इज़ बेसिकली योर गेन, वोल्टेज गेन, दैट इज़ इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, और इसको आप सेट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू RF और R1 की रेशो से। ठीक है, अब अगर R1 और RF को आप सिमिलर वैल्यूज़ कंसीडर कर लें, उस केस में गेन कैन बी सेट टू एनी वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज़ ऑफ RF एंड R1, यूनिटी गेन AV इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे RF और R1 को इक्वल रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो आंसर आपके पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1। सो इन दिस केस क्योंकि आपका RF जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव फीडबैक है, तो जो आप वैल्यू प्लेस करोगे RF की दैट विल बी माइनस RF। ठीक है, और ये वैल्यू अगर इक्वल हो R1 के तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो गेन आपका आएगा दैट विल बी -1। मीन्स कि जो आपकी इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट आएगी या गेन आएगा दैट विल बी बेसिकली विद 180 डिग्रीज ऑफ फेज शिफ्ट, जो हम अब तक पढ़ते आए हैं कि ये नेगेटिव साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो भी आप इनपुट अप्लाई करेंगे आउटपुट उसका 180 डिग्रीज़ का फेज शिफ्ट के साथ आएगा। ठीक है, तो ये तो था इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के हवाले से। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमें RF की वैल्यू गिवन है 500 किलो ओम एंड R1 is 100 kilo ohm. What output voltage results for an input of V1 is equal to 2 volts?
ठीक है, तो जो आप गेन फाइंड आउट करेंगे इस केस में, दैट विल बी माइनस आर एफ ओवर आर वन इंटू वी वन। इक्वेशन ये वही है जो यहाँ पे थी, ठीक है। सिंपल आप इस वी आई को उठा के इस साइड पे ले आएँ, और क्योंकि आर एफ की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस आर एफ ओवर आर वन इंटू वी आई इज इक्वल टू वी नॉट। तो उसी इक्वेशन में आपने सिंपल वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर एफ ओवर आर वन इंटू वी वन या वी आई। तो 500 के ओम आपको गिवन है फीडबैक रेजिस्टेंस, और आर वन की वैल्यू इज़ गिवन एज 100 किलो ओम, एंड यू आर मल्टीप्लाइंग दीज वैल्यूज़ विद वी वन और वी आई। इन दैट केस यू आर गेटिंग वी नॉट इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट्स, ठीक है। तो जब भी आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर गिवन होगा, आपको आर एफ की वैल्यू गिवन होगी, आर वन की वैल्यू गिवन होगी, वी वन की वैल्यू या वी इनपुट की वैल्यू गिवन होगी, और आपने सिंपल गेन कैलकुलेट कर लेना। अब या फिर इसका रिवर्स भी गिवन हो सकता है, वो अनडिफाइंड या अननोन वैल्यूज़ आपकी आर वन या आर एफ की भी हो सकती हैं, और आपको कहा जा सकता है गेन गिवन है आप आर एफ फाइंड आउट करें, या सब कुछ गिवन है आप आर वन फाइंड आउट करें या वी वन फाइंड आउट करें। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम पेपर के अंदर आ सकता है। अब सेकेंड टाइप जो है दैट इज़ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, और उसका गेन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, सर्किटरी क्या होती है वो हम देखेंगे। इस केस में आप जो इनपुट अप्लाई करते हैं, एज इट्स नेम इज सजेस्टिंग दैट नॉन इन्वर्टिंग मीन्स यू आर अप्लाइंग योर इनपुट एट पॉजिटिव टर्मिनल, and you are connecting your feedback RF resistor and R1 at inverting input और negative terminal, ठीक है। जब आप इस सर्किट को डेवलप करेंगे तो जो आपके पास आउटपुट आएगी दैट विल बी V नॉट ओवर V1 इज इक्वल टू 1 प्लस RF ओवर R1, ठीक है। जब आप V नॉट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो V1 को आप उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और V नॉट की वैल्यू विल बी दिस फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय योर V इनपुट। तो बेसिकली अगेन जो गेन है वो आपका आएगा 1 प्लस आर एफ ओवर R1, ठीक है। तो इस केस में जो आपका गेन आएगा वो पॉजिटिव गेन होगा, मींस के 180 डिग्रीज का फेस शिफ्ट आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। और अगेन गेन इज सेट यूजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टर्स आर एफ एंड R1 in which you are getting AV is equal to 1 plus RF over R1. Gain can be set to any value by multiplying the values of RF and R1, ठीक है। तो ये सिंपल उसी सर्किट को अगर आप इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे डिफरेंट वैल्यूज़ प्लेस करके आप इस तरह से डेवलप किया जा सकता है। अब अगर प्रॉब्लम की तरफ आएँ तो प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करें नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर फॉर वैल्यूज़ ऑफ V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स, RF इज इक्वल टू 500 किलो ओम एंड R1 इज इक्वल टू 100 के ओम। इस केस में V नॉट की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस RF ओवर R1। जो गेन की वैल्यू है दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय योर इनपुट वोल्टेज, एंड यू विल गेट 1 प्लस 500 के ओम ओवर 100 के ओम इंटू 2 वोल्ट्स विच विल गिव यू 12 वोल्ट्स पॉजिटिव, ठीक है। देखें आप, या जैसे कि हमने बात की कि नॉन इन्वर्टिंग के केस में आपको फेस शिफ्ट नहीं मिलेगा और इन्वर्टिंग के केस में आपको फेस शिफ्ट मिलेगा, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव करेगा। नेक्स्ट सर्किट इज और नेक्स्ट एप्लीकेशन इज यूनिटी फॉलोअर इन विच basically you have no feedback resistance. Instead of applying feedback resistance, you have connected your input with output directly without any resistance, और जो आपका V1 है वो आपने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। इन दिस केस योर आउटपुट विल बी इक्वल टू योर इनपुट, ठीक है। इस केस में आपकी जो आउटपुट है वो इनपुट के इक्वल होगी, इसीलिए इसको यूनिटी फॉलोअर भी कहते हैं, और इसका गेन जो है वो 1 के इक्वल होगा। अगर हम V1 को यहाँ से नीचे ले आएँ तो AV विल बी इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट सर्किट इज़ समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर का मतलब है कि आपने जो इनपुट सप्लाई कर रहे थे, आप बेसिकली मल्टीपल वोल्टेजेस को सम करना चाहते हैं, मल्टीपल वोल्टेज लेवल्स को सम करना चाहते हैं। उस केस में आप क्या करेंगे, जो आपके इन्वर्टिंग इनपुट है उसके ऊपर V1, V2, V3
को कनेक्ट करोगे बाय पासिंग थ्रू R1, R2 एंड R3 रेजिस्टेंसेस कॉरस्पॉन्डिंगली, और ये फर्दर कनेक्ट हो रही हैं आपके फीडबैक रेजिस्टेंस के साथ फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट टर्मिनल। और जो आपका पॉजिटिव या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है दैट इज़ अगेन कनेक्टेड टू द ग्राउंड। इस केस में जो आपका गेन कैलकुलेट होगा दैट विल बी इक्वल टू, अब इस केस में 3 वोल्टेजेस हैं, पहले आपने एक वोल्टेज अप्लाई की थी, अब इन 3 वोल्टेजेस को आप डिफरेंटली ट्रीट करोगे और हर वोल्टेज के लिए अलहदा से गेन फाइंड आउट होगा। ठीक है, जिस तरह रेजिस्टेंस भी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, मीन्स के इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग फॉर V1 you have to use R1 and RF resistances. If you are using V2 you have to use R2 and RF resistance. If you are using V3 then you have to use R3 and RF for calculating your gain. ठीक है, और एंड पे इन सबको जो आपके आउटपुट आएगी वो सम हो जाएगा इन तीनों वोल्टेजेस का और रेजिस्टेंसेस के साथ। तो दैट विल बी इक्वल टू V नॉट इज इक्वल टू माइनस RF ओवर R1 V1 प्लस RF ओवर R2 V2 प्लस RF ओवर R3 V3, और इन तीनों का सम होगा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन आपने जो इनपुट दी है वो इन्वर्टिंग इनपुट है, और इस इन्वर्टिंग इनपुट पे इनपुट देने का मतलब है कि आप हमेशा 180 डिग्रीज का फेज शिफ्ट लोगे आउटपुट पे। ठीक है, तो इन तीनों का सम होके जो आउटपुट वैल्यू आएगी दैट विल बी विद 180 डिग्रीज ऑफ फेज शिफ्ट बिकॉज ऑफ अप्लाइंग योर इनपुट एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। समिंग एम्पलीफायर की एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर समिंग एम्पलीफायर फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ वोल्टेजेस, यूज RF इज इक्वल टू 1 मेगा ओम। RF आपको दे दिया इन ऑल केसेस। ए जो प्रॉब्लम है, इन दिस प्रॉब्लम यू आर प्रोवाइडेड विद V1 is equal to 1 volt, V2 is equal to 2 volt, V3 is equal to 3 volt, and correspondingly you are also having some resistances. R1 is equal to 500 k ohm, R2 is equal to 1 mega ohm, R3 is equal to again 1 mega ohm। तो पहली प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरह से। RF ओवर R1, RF is your 1000 kilo ohm and that will be divided by R1 which is provided as 500 kilo ohm, और इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे V1 के साथ, फिर उसको ऐड करेंगे आप अगेन RF ओवर R2 मल्टीप्लाइड विद V2 वोल्टेज प्लस RF ओवर R3 मल्टीप्लाइड विद थर्ड लेवल ऑफ वोल्टेज। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी नेगेटिव विद नेगेटिव शिफ्ट ऑफ 180 डिग्रीज इन फेज। ठीक है, तो -7 वोल्ट्स आपका पहला आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप बी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे जिसमें आपकी वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। फर्दर हम चलते हैं इंटीग्रेटर की तरफ। इंटीग्रेटर के केस में आप क्या करते हैं, यू आर प्रोवाइडिंग V1 एज इट इज़, R resistance at input as it is, and you have connected your output with your input, and now you can see that your RF feedback resistor is replaced with a capacitor। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो आपका गेन है दैट विल बी इक्वल टू R क्रॉस C। ठीक है, तो जो आपकी आउटपुट की इक्वेशन बनेगी दैट विल बी इक्वल टू V नॉट इंटू T इज इक्वल टू -1 ओवर RC इंटीग्रेशन ऑफ V1 ऑफ T dt। ठीक है, और जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है दैट इज़ कनेक्टेड विद ग्राउंड। तो जो आपका इस केस में गेन आएगा दैट विल बी इक्वल टू -1 ओवर RC और इंटीग्रेशन ऑफ V1 ऑफ T के साथ वो गेन मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इनफैक्ट जो इस केस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का फंक्शन है दैट इज़ -1 ओवर RC। ठीक है, बाकी वो इंटीग्रेशन कर रहा है V1 ऑफ T की जो भी आपने इनपुट अप्लाई की है। नेक्स्ट थिंग इज़ डिफरेंशिएटर। जस्ट अ सिंगल चेंज यू कैन ऑब्जर्व दैट ओनली रेजिस्टेंस इज़ रिप्लेस्ड विद कैपेसिटेंस। ठीक है, इन दोनों की जगह स्वैप कर दी, और जो पहले
कैपेसिटर आपका फीडबैक के साथ कनेक्टेड था, नेगेटिव फीडबैक के साथ, अब आपका उसकी जगह पे रेजिस्टर कनेक्ट है और जो आपकी इनपुट होके आ रही है दैट इज़ फ्रॉम कैपेसिटर एंड इन दिस केस योर गेन इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस आर सी डी वी वन ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी ऑफ टी। ठीक है, तो जो आपका गेन आएगा दैट विल बी माइनस आर सी इन दिस केस और सिंपल जो आपका सर्किट है दैट इज़ गिवन एज इन दिस फिगर। इसके बाद गेन एंड बैंडविड्थ की अगर बात की जाए तो द ऑपरेशनल एम्पलीफायर as high frequency response is limited by its internal circuitry. The plot shows in the figure for an open loop gain. ओपन लूप गेन के केस में आपका जो गेन है वो मैक्सिमम होता है और जो आपकी बैंडविड्थ होती है दैट इज़ नैरो। ठीक है, जो आपकी बैंडविड्थ होती है दैट इज़ नैरो और जो आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ एट 0.707 AVD। ठीक है, ये RMS वैल्यू इसकी है 0.707 AVD एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी एट दिस वैल्यू और जो आपकी बैंडविड्थ है दैट इज़ फ्रॉम 0 to F1 फॉर लॉग स्केल और ये जो आपका कर्व है दैट इज़ अमंग योर गेन एंड योर फ्रीक्वेंसी। तो इन द ओपन लूप mode an op amp has a narrow band, the bandwidth widens in closed loop mode but the gain is lower। ठीक है, उस केस में क्लोज लूप के केस में आपकी बैंडविड्थ तो ज़्यादा हो जाती है लेकिन उस केस में आपका गेन कम हो जाता है। लेकिन ओपन लूप के केस में बेनिफिट ये है कि आपका गेन ज़्यादा होता है लेकिन अल्टीमेटली आपका जो दूसरा पैरामीटर है बैंडविड्थ का वो कम हो जाता है। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट जो आपका पैरामीटर है दैट इज़ स्ल्यू रेट। द स्ल्यू रेट इज़ द मैक्सिमम रेट एट विच एन एम्प कैन चेंज आउटपुट विदाउट डिस्टॉर्शन। ठीक है, ये वो रेट है जिस रेट पे आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो फंक्शन करता है और जो मैक्सिमम वैल्यू के अंदर आप एम्पलीफिकेशन लाना चाहते हो विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, तो इस वैल्यू को, इस फार्मूला को यूज़ करके आप वो रेशो निकाल सकते हो, वो रेट निकाल सकते हो कि आपका गेन विदाउट डिस्टॉर्शन कितना था या ऑपरेशनल एम्पलीफायर का फंक्शन कितना बेहतर रहा विदाउट फेसिंग एनी डिस्टॉर्शन। तो स्ल्यू रेट इज़ बेसिकली रेट ऑफ चेंज इन योर आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इट इज़ मेजर्ड इन वोल्ट्स बाय माइक्रोसेकेंड्स। ठीक है, तो स्लीव रेट का फार्मूला आ गया। देन द SR रेटिंग इज़ लिस्टेड इन द स्पेसिफिकेशन शीट। अब ये जो वैल्यू है स्लीव रेट की ये आपको जो आपका एम्पलीफायर है उसकी स्पेसिफिकेशन शीट के अंदर मेंशन होती है। देन मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी अगर आपने फाइंड आउट करनी है एट विच योर इट इज़ द फ्रीक्वेंसी एट विच maximum frequency at which your operational amplifier is functioning without any distortion and generating output। और इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, F is less than equal to SR slew rate divided by 2 pi multiplied with peak voltage। ठीक है, VP। तो इस फार्मूला से आप मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। देन फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स जो हैं एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ अ वाइड बैंड विड्थ एम्पलीफायर। ठीक है, द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द बैंडविड्थ ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर आपका गेन ज़्यादा होगा तो आपकी बैंडविड्थ कम होगी। ठीक है, बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो गेन कम होगा, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा स्ल्यू रेट है। तो ये दो पैरामीटर्स ऐसे हैं जो बेसिकली आपके एम्पलीफायर की फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट करते हैं या बैंडविड्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। एब्सोल्यूट रेटिंग्स जो आपको डाटा शीट गिवन होती है किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो ऑलरेडी उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए आपने फंक्शन करवाना है या अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से आपने उन्हीं लिमिटेशंस को, रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना है, जिसके अंदर सप्लाई वोल्टेज है +-22 वोल्ट्स, इंटरनल पावर डिसिपेशन है 500 मिली वाट, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है +-30 वोल्ट,
इनपुट वोल्टेज है 15 वोल्ट प्लस माइनस। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको, रेटिंग्स आपको गिवन होंगी स्पेसिफिकेशन शीट के ऊपर। इसी तरह कुछ इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी आपको जो गिवन होती है स्पेसिफिकेशन शीट उसी के ऊपर गिवन होंगी। इसके अंदर आप देखें मोस्टली वो पैरामीटर्स जो हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं वो सारे गिवन हैं। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज गिवन है, इनपुट ऑफसेट करंट गिवन है, इनपुट बाइस करंट गिवन है, उसके बाद फिर कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज रेंज गिवन है, ठीक है। पीक मैक्सिमम पीक आउटपुट वोल्टेज स्विंग गिवन है। तो ये सारे वो पैरामीटर हैं। CMRR गिवन है, सप्लाई ICC गिवन है, सप्लाई करंट, टोटल पावर डिसिपेशन गिवन है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको गिवन होते हैं। मिनिमम रेंज गिवन है, टिपिकल रेंज गिवन है, मैक्सिमम रेंज गिवन है। मतलब टिपिकल मींस कि आप इस रेंज में रहें तो ये मोस्टली एप्लीकेशंस में आपके लिए बेहतर रहती है। उसके अलावा फिर VCC की वैल्यू प्लस माइनस 15 वोल्ट्स गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, और यूनिट्स जो हैं इन सारे पैरामीटर्स के वो आपको गिवन होंगे स्पेसिफिकेशन शीट के अंदर। इसके बाद स्पेसिफिकेशन शीट विल आल्सो कंटेन सम ग्राफ्स that will be among your voltage supply and voltage gain, then voltage supply and power consumption, and then frequency and input resistance, frequency and output resistance। तो ये ग्राफ्स भी आपको गिवन होंगे कि आप कितनी पावर सप्लाई देंगे तो उसके अगेंस्ट आपको वोल्टेज गेन क्या मिलेगा, क्या वोल्टेज पावर सप्लाई देंगे तो पावर कंजम्पशन क्या होगी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी, फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगी। और ये ओहम्स के अंदर गिवन है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर, और VCC आपकी वोल्टेज है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।